कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। बस तू थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सर करियर बनाओ यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में आपकी 14 नंबर क्लास है। 13 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है। रोज शाम 7 बजे जुड़ना न भूले मेरे साथ हिंदी के लिए। 8 बजे रोज आपकी मैथ्स की करणी सिंह जी सर की आती है, वही 25 क्वेश्चन वो करवाते हैं, विद एक्सप्लेन करवाते हैं। फिर आती है 9 बजे आपकी हरीश सर की आती है, जो जीके की आती है, स्टैटिक जीके की जो लाइव आते हैं। तो देखिए 7 बजे से 10 बजे तक जुड़ना न भूलें करियर बनाओ टीम के साथ। बने रहिए करियर बनाओ टीम के साथ और दीजिए अपने सपनों को उड़ान। तो आज आपकी 14 नंबर क्लास है। 13 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी है। रोज के 25 क्वेश्चन करवाती हूँ विद एक्सप्लेन। उसमें साथ साथ टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता रही हूँ, तो और क्वेश्चन कैसे करते हैं एग्जाम में वो भी आपको टिप्स दे रही हूँ साथ में। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका ऑप्शन है 7, दूसरा है आपका 8, तीसरा है आपका 4 और 4 नंबर है आपका 5। आंसर कीजिए, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4 प्रकार के। कौन से होते हैं? य, रे, ले और व। देखिए अंतस्थ व्यंजन है वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वो भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्या? ऊष्मीय व्यंजन होते कौन से? ऊष्मीय व्यंजन श, श, श और है। ये क्या होते हैं आपके? देखिए व्यंजन एक होता है स्पर्शीय अवर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय अवर्गीय व्यंजनों की संख्या होती है 25। हर वर्ग, जैसे कै वर्ग है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 5। 5 करके कितने होते हैं? 25 होते हैं। वो स्पर्शीय अवर्गीय व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4, य, रे, ले, व। उसी प्रकार से उसमें व्यंजन होते हैं आपके 4, से, श और है। उसी प्रकार से उत्क्षिप्त या आगत या गृहित व्यंजन कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। कौन से? डे और ढ, जो अरबी और फारसी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या था आपका? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ये देखिए संधि का क्वेश्चन आ गया है। देखिए आपकी एग्जाम में ग्रामर और वोकैब दोनों का बराबर रोल रहने वाला है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वोकैब में भी देखिए विलोम है, आपके पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, या फिर जो रिक्त स्थान वाले आते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके फिक्स ये आते हैं। देखिए कुछ भारी नहीं है, आपको 25 क्वेश्चन में से आपका नंबर 1 भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। यदि थोड़ा सा भी, यदि देख लीजिए, यदि आप मैथ में कोई टॉपिक थोड़ा सा वीक है तो हिंदी वाले जो टॉपिक आपके अच्छे हैं ना उनको और अच्छा कीजिए और स्कोर को अच्छा सा बढ़ाइए। सिलेक्शन लेना बस इस बार, कुछ भी हो जाए। मंजिल मिलेगी परिंदों को, मंजिल मिलेगी परिंदों को यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी परिंदों को यकीनन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिंदगी में, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिंदगी में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अच्छे से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन क्या आपका? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? पहला आपका ऑप्शन है सप्तऋषि, दूसरा है निराधार, तीसरा है सत्कार और 4 नंबर है आपका हिमालय। आंसर कीजिए फटाफट, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? तो देखिए सप्तऋषि जो शब्द की बात करें तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा शब्द प्लस ऋषि, यानी कि शब्द प्लस ऋषि। दूसरा आपका निराधार, निराधार शब्द की बात करें तो निर प्लस आधार, निर प्लस आधार। अगला है सत्कार, सत्कार यानी सत का क्या हो जाएगा? दय हो जाएगा। किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है? व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन, यानी कि व्यंजन संधि पूछा क्या है? व्यंजन संधि पूछा। हिमालय की बात करें तो हिम प्लस आलय, यानी कि समान स्वरों का मेल होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी।
संधि की बात करें तो संधि शब्द खुद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस धी। मैं का न बनने के कारण, व्यंजन में परिवर्तन होने के कारण उसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। जब दो या दो से अधिक वर्ण है वो आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस भी शब्द में स्वर के स्थान पे परिवर्तन होगा यानी कि स्वर संधि, यदि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि, और यदि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है तो विसर्ग संधि। देखिए संधि वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। यदि आपको संधि आ जाती है तो समास, उपसर्ग और प्रत्यय इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। शब्द है उसको देखिए, सबसे पहले आप यदि किसी शब्द में संधि समास यानी कुछ भी ग्रामर से कुछ भी पूछा है, सबसे पहले उस शब्द को देखिए, उसको बोलिए। बोलोगे तो उसमें सबसे पहले आपको मूल शब्द निकालना आना चाहिए। जब आप वर्ड को बोलोगे तो उससे मूल शब्द आपको अलग ही नजर आएगा। यानी कि देखिए जैसे सत्कार शब्द है, सत्कार शब्द को बोलिए। सत्कार शब्द में जब बोलेंगे तो कार की ध्वनि अलग से आएगी, यानी कि कार है वो क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द को प्लस के बाद में लिख दीजिए और जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए, जो मैच करेगा। यानी कि जब मिलाएंगे तो वर्ड क्या बन जाएगा? सत्कार। क्या पूछा है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? देखिए स्वर संधि है, उसके खुद के 5 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, उसमें से स्वर संधि होती है, उसके 5 भेद होते हैं। देखिए क्या पूछा? व्यंजन संधि पूछी है तो सत्कार जो शब्द है उसमें द के स्थान पे तय होने के कारण, यानी कि व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होने के कारण उसमें कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है ए प्लस ई बराबर ए, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? क्या दे रखा है? ए प्लस ई बराबर ए। अब देखिए मैंने संधि का आपको बहुत ही अच्छा फंडा बताया था। जो शब्द होता है, देखिए कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे आपका है महेंद्र शब्द लीजिए, महेंद्र। महेंद्र शब्द को बोलिए, उसमें आपको मूल शब्द दिखेगा इंद्र, बचता क्या है? हाँ, यानी कि आ प्लस ई बराबर ए या आ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए बनता है। और यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है, एक मात्रा मीन्स ए या ओ, यदि कोई शब्द है वो एक मात्रा से टूटता है, बिना सोचे समझे आपको गुण संधि करनी है। यदि कोई शब्द है वो ये व और रे से टूटता है तो बिना सोचे समझे आपको यण संधि करनी है। यदि समान स्वर जिस भी संधि में मिलते हैं उसमें आपको दीर्घ संधि करनी है। सोचना कुछ भी नहीं है, कोई भी रूल नहीं रटने हैं, बस शब्द को देखना है, ये देखना है कि टूट रहा कहाँ से है। ठीक है, यदि कोई शब्द है वो ए, आए, अब और आव से टूटता है तो वहां अयादी संधि करनी है। देखिए संधि में आपको रूल एक भी नहीं रटने हैं। अब देखिए क्या पूछा है? ए प्लस ई बराबर ए, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? अब देखिए ए बन रहा है, मतलब एक मात्रा। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई रूल रटने की जरूरी नहीं पड़ी ना। देखिए एक मात्रा से ए क्या होता है? ए की मात्रा क्या होती है? एक होती है। तो पहला आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और 4 नंबर है आपका यण संधि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक मात्रा से टूट रहा मीन्स गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है निम्नांकित में से कौन सा शब्द है वो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द है वो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए कृदंत प्रत्यय पूछा है, यानी कि क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। पहला आपका ऑप्शन है रंगीला, दूसरा है आपका बिकाऊ, तीसरा है आपका दुधारू और 4 नंबर है आपका कृपालु। आंसर कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो देखिए बिकाऊ जो शब्द है आपका किससे बना है? बिकना। बिकना क्या है? आपकी क्रिया है। यदि कोई भी शब्द है उसके अंत में यदि ना आ जाता है तो वो किसको इंगित करता है? क्रिया को। तो बिकना, बिकना में क्या जुड़ा? आऊ, यानी कि कोई भी क्रिया है, शब्द है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्रिया है? वो यानी कि कृदंत प्रत्यय है। कैसे? कोई शब्द है उसके अंत में यदि ना आ जाता है तो किसको इंगित करता है? क्रिया को। तो बिकाऊ जो शब्द है वो किससे बना है? बिकना, यानी कि
बिकना क्या होती है आपकी क्रिया होती है, तो बिकना से क्या बना बिकाऊ। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो किसका उदाहरण है, कृदंत प्रत्यय का। अगला है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, कौन से शब्द में, देखिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, इसमें पूछा आवा प्रत्यय नहीं है। यदि आपने ऐसे पढ़ लिया कि किस शब्द में आवा प्रत्यय है, तो पहला ऑप्शन आपको टिक कर दोगे और ओमार बनने के बाद कुछ नहीं होगा, फिर क्या बचेगा पश्चाताप। ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, पहला आपका ऑप्शन है दिखावा, दूसरा है आपका चढ़ावा, तीसरा है आपका लावा और 4 नंबर है आपका भुलावा। आंसर कीजिए फटाफट, शब्द को बोल के देखिए। दिखावा शब्द में आपको आवा की ध्वनि आ रही है क्या, देखिए दिखना, दिखना क्या होता है शब्द होता है उसमें आवा प्रत्यय जुड़ा यानी कि दिखावा। चढ़ावा में आवा दिख रहा है ना। अब शब्द देखिए लावा, यदि लावा शब्द में आप आवा प्रत्यय निकाल लेते हो, बाकी क्या बचता है ले कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता। ले वैश्य क्या होता है प्रत्यय होता है विदेशी भाषा का। ठीक है, तो लावा है वो खुद एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। बुलावा में भी आपका आवा प्रत्यय है, क्या पूछा क्या है आवा प्रत्यय है वो कौन से शब्द में नहीं है, तो लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है। समास की बात करें तो समास शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस आस। जब 2 पदों का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन समास कहते हैं। ठीक है, समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास शब्द के विलोम की बात करें तो क्या होगा व्यास होगा, संधि का क्या होगा विच्छेद नहीं होगा, क्या होगा विग्रह होगा, संधि का विग्रह समास का व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें भेद की समास की, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है और द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि का आपका कोई पद प्रधान नहीं होता या फिर तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि बहुव्रीहि समास है वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे जितेंद्रिय शब्द है, जितेंद्रिय जो शब्द है वो भगवान बुद्ध के लिए क्या है रूढ़ है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, कौन भगवान बुद्ध। तो हिंदी जगत की बात करें तो हिंदी जगत में देखिए समास 6 होते हैं, वैसे पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। जो द्विगु और कर्मधारय समास है उनको अलग से न मान के उसको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं। इस आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर समास है वो 4 होते हैं, हिंदी जगत में आपके 6 होते हैं। तो देखिए जितेंद्रिय में कौन सा समास है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है, देखिए जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अब ये किसके लिए रूढ़ है, किसके लिए रूढ़ है भगवान बुद्ध के लिए। अब किसी अन्य शब्द के लिए रूढ़ होने के कारण इसमें समास कौन सा हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास है उसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है और ये मोस्टली गलत करके आते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन। किस समास के दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। पहला आपका ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि। तो बताइए आंसर कीजिए। देखिए द्विगु जो समास है उसमें दोनों शब्दों में समानाधिकरण होने के कारण क्या होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। लंबोदर शब्द के समास विग्रह की बात करें तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका किसका होता है श्री गणेश जी का। ठीक है, तो श्री गणेश के लिए यानी कि गणेश जी के लिए रूढ़ होने के कारण लंबोदर शब्द में कौन सा समास आ जाएगा। पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है तत्पुरुष और 4 नंबर है आपका बहुव्रीहि। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है, लंबोदर में बहुव्रीहि समास होता है। अगला है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में जो शब्द होते हैं उनका लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है।
पहला है आपका संज्ञा, दूसरा है आपका सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और 4 नंबर है आपका प्रत्यय। देखिए कई बार आपका सीधा सीधा डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य में। देखिए जैसे मोहन बहुत सुंदर है, इसमें संज्ञा क्या है? मोहन, ठीक है। अब सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी भी कार्य का होना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया का मूल रूप यानी कि क्रिया की आत्मा क्या होता है? धातु होता है। जब धातु में अपन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्रिया बनती है। बात करें प्रत्यय की तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है? पहला आपका ऑप्शन है लड़का, दूसरा है सेना, तीसरा है श्याम और 4 नंबर है आपका दुख। आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है? तो देखिए लड़का जो शब्द है उसमें जातिवाचक संज्ञा है। यदि किसी लड़की का नाम हो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन लड़का जो शब्द है उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यदि कोई शब्द है जैसे महेश शब्द है, महेश शब्द दे दिया उसमें तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि ग्रुप यानी कि लड़कों का नाम ले दिया तो उसमें क्या आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? देखिए हिंदी में कारक कितने होते हैं? कारक की 8 होते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं आपकी? 7 होती हैं। समास के साथ आपकी 6 विभक्तियों का यूज होता है। समास के साथ कृता और संबोधन का यूज नहीं होता है। कृता का कारक होता है ने और संबोधन का होता है हे और अरे। अब क्या पूछा है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है कर्म, दूसरा है संप्रदान, तीसरा है संबंध और 4 नंबर है आपका अपादान। कर्म का कारक क्या होता है? को होता है। संप्रदान का क्या होता है? के लिए। संबंध का क्या होता है? का, के, की, ठीक है। अपादान का क्या होता है? से के अर्थ में होता है। अब देखिए कारकों में करण और अपादान दो के कारक सेम होते हैं। क्या होते हैं? से है वो करण का भी होता है, अपादान का भी होता है, लेकिन उसके यूज में क्या होता है? डिफरेंस होता है। करण वाला जो से है वो साधन के रूप में यूज होता है, जो अपादान वाला से होता है वो अलग होने के अर्थ में यूज होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे तो अलग होने के योग में उसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो संप्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? बताइए। पहला आपका ऑप्शन है करण, दूसरा है आपका संप्रदान, तीसरा है संबंध और 4 नंबर है आपका अधिकरण। वही बात है, देखिए कारकों की विभक्ति के आधार पर आंसर करना है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण की बात करें तो करण की विभक्ति क्या होती है? कारक चिन्ह क्या होता है? से, ठीक है। अब देखिए संबंध का का की, अधिकरण का में पर क्या है? चारपाई पर। अधिकरण जो होता है उसके कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो चारपाई पर यानी कि अधिकरण। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? पहला आपका ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और 4 नंबर है आपका अव्यय। आंसर कीजिए फटाफट। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्रेम में क्या होते हैं? भाव होते हैं। प्रेम हो गया आपका, दया हो गया, क्रोध हो गया। जैसे कृपालु है, दयालु है, गरीबी है, दरिद्रता है, ये शब्द है, इनमें क्या है? आपके भाव दर्शाते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें आपके भाव आए उसमें क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। तो पहला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला है अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल जो शब्द है वो किसका पर्यायवाची है?
पहला आपका ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा है आपका पावस, तीसरा है पवन और 4 नंबर है आपका अनल। आंसर कीजिए फटाफट। अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन का। हवा का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए ये शब्द युग्म में पूछा जाता है, एक तो होता है अनल, एक होता है अनल, एक होता है अनिल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप। देखिए अनल का होता है आग, क्या होता है? आग होता है, अग्नि होता है। अनिल का क्या होता है? हवा होता है, पवन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है? अनिल का पर्यायवाची शब्द है, तो अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा, पवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है पिशुन का पर्यायवाची शब्द है। पिशुन देर का आपको वर्ड उसका पर्यायवाची पूछा है। पहला आपका ऑप्शन है पिशाच, दूसरा है चुगलखोर, तीसरा है पीसना, 4 नंबर है आपका बेईमान। देखिए ये आज वाले सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। देखिए क्लास मिस मत कीजिएगा, सारी क्लास है वो सारी देखनी है आपको। मैटर बहुत अच्छा मिल रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके पैटर्न के आधार पर है। तो पिशुन का पर्यायवाची शब्द पूछा है, पिशुन होता है चुगलखोर। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है अंत, दूसरा है इति, तीसरा है अर्थ और 4 नंबर है आपका अध। आंसर कीजिए फटाफट। अथ का विलोम शब्द है, अथ का विलोम शब्द होता है इति। देखिए मैं कितनी बार आपको याद करवा दिए, अथ का होता है इति, अज्ञ का होता है विज्ञ, अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है उसका होता है अनभिज्ञ, ये ध्यान रखना है। अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ, ठीक है। उत्थान का आपका होता है पतन, उत्थान का होता है पतन। उपतेका का होता है आपका अधीतेका, उपतेका का होता है अधीतेका। देखिए उपतेका और अधीतेका बहुत बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे जाते हैं। उन्मुख का आपका होता है विमुख, उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख का होता है विमुख। उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, शामिश का होता है आपका निरामिष, ठीक है। श्री गणेश का होता है आपका इतिश्री, ठीक है, याद रखना ये भी। तो अथे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अवनी का विलोम शब्द है, अवनी का विलोम शब्द है, पहला आपका ऑप्शन है आसमान, दूसरा है आकाश, तीसरा है अंबर और 4 नंबर है आपका गगन। अवनी क्या होती है? अवनी क्या होती है? आपकी धरा होती है, आपकी भूमि होती है, आपकी पृथ्वी होती है। तो अवनी का विलोम आपका हो जाएगा अंबर। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा है अक्षम्य, तीसरा है अजर और 4 नंबर है आपका अगम्य। आंसर कीजिए फटाफट। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अकथनीय। अक्षम्य वो होता है जिसको क्षमा न किया जा सके। अजर होता है जो कभी बूढ़ा न हो। जर का एक अर्थ होता है वृद्ध, या क्या होता है? वृद्ध या बूढ़ा, या फिर एक जरा होता है। जरा, देखिए जरा एक शब्द होता है, उसका अर्थ होता है वृद्ध, वृद्ध या फिर बूढ़ा। इसका एक अन्य अर्थ होता है, जरा का अर्थ होता है अल्प, जिसका विलोम होता है बहुत, ठीक है। जरा का विलोम शब्द एक और की बात करें तो जरा का विलोम होता है यौवन। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, यौवन का अर्थ होता है जवानी। जरा का एक अर्थ होता है अल्प, जिसका विलोम क्या होता है? बहुत। तो क्या पूछा है यहाँ पे? जो कहा न जा सके वो क्या होता है? अकथनीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वो क्या होता है? क्षम्य। जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अजर। और जहां जाया न जा सके उसे क्या कहेंगे? गम्य। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है रसास्वादन, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा जो वाक्य है उसके लिए एक शब्द रसास्वादन होता है? पहला आपका ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, दूसरा है किसी विषय में मस्त रहना, तीसरा है किसी रस का उपभोग करना, या फिर किसी बात में रुचि लेना। आंसर कीजिए फटाफट। पहला आपका ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, दूसरा है किसी विषय में मस्त रहना, तीसरा है किसी रस का उपभोग करना, और 4 नंबर है किसी बात में रुचि लेना। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसी रस का उपभोग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है रसास्वादन। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है हमेशा रहने वाला, क्या होता है? हमेशा रहने वाले को क्या बोलते हैं? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन है शाश्वत,
दूसरा है समसामयिक, तीसरा है प्राणदा और 4 नंबर है आपका पार्थिव। आंसर कीजिए फटाफट। हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत होता है। इसका विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। ठीक है, हमेशा रहने वाला क्या होता है? शाश्वत। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है जिसके पास कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है अकिंचन, दूसरा है निर्धन, तीसरा है नंगा और 4 नंबर है आपका दरिद्र। तो देखिए जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। ऑप्शन नंबर 1 वो आपका बिल्कुल राइट है। अगला है उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख रिक्त स्थान है। 2 क्वेश्चन वही आ गया आपके रोज वाले जो फिक्स है, आपके एग्जाम में भी फिक्स है और यहाँ पे भी फिक्स है। प्रैक्टिस आपकी 40 दिन हो जाएगी। 13 क्लासेज आपकी पहले हो चुकी हैं, 14 नंबर क्लास है, यानी कि 13 बार आप प्रैक्टिस कर चुके हो। आज वाले क्वेश्चन का आप खुद आंसर दोगे। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख रिक्त स्थान है। पहला आपका ऑप्शन है कहानीकार, दूसरा है निबंधकार, तीसरा है उपन्यासकार और 4 नंबर है आपका नाटककार। आंसर कीजिए फटाफट। देखिए उदय शंकर भट्ट है वो हिंदी साहित्य के, एक ऑप्शन को उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए। जो जमता है यानी कि जो शब्द रखने से आपका वाक्य सही बनता है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो उठाइए एक एक ऑप्शन को। उदय शंकर भट्ट है हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकार है, या फिर उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार है, या फिर उदय शंकर भट्ट है हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार है, या फिर उदय शंकर भट्ट है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार है। आंसर कीजिए फटाफट। उदय शंकर भट्ट है वो क्या है? कहानीकार है, निबंधकार है, उपन्यासकार है या फिर नाटककार है? तो देखिए कौन सा जम रहा है? कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार? तो उदय शंकर भट्ट है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख क्या है? नाटककार है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का रिक्त स्थान नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पहला आपका ऑप्शन है अमरस, दूसरा है उन्मेष, तीसरा है पीयूष, 4 नंबर है आपका प्रत्युष। आंसर कीजिए फटाफट। एक एक ऑप्शन को उठाइए, रखिए वहां पे। जो जचता है, वो जो जमता है, जो सुंदर लगता है आपको, नहीं किसको? एग्जामिनर को। जो अच्छा लगता है वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए केवल पुस्तकीय ज्ञान है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा का अमर्श नहीं कर सकता, या फिर केवल पुस्तकीय ज्ञान है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता, या फिर केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का पीयूष नहीं कर सकता, या फिर केवल पुस्तकीय ज्ञान है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा का प्रत्युष नहीं कर सकता। बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही लग रहा है। केवल पुस्तकीय ज्ञान है वो छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं, आपको भी अच्छा लग रहा है, आपको नहीं, एग्जामिनर को भी अच्छा लग रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। अपने अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन रिक्त स्थान होती जा रही है। क्या हो रही है? संवेदनशीलता है वो दिन प्रतिदिन रिक्त स्थान होती जा रही है। वही है, एक एक ऑप्शन को उठाइए, रखिए, जो अच्छा लगता है वही आंसर होगा। पहला आपका ऑप्शन है दुर्गम, दूसरा है आपका दुर्लभ, तीसरा है विलंब और 4 नंबर है आपका अलभ्य। आंसर कीजिए फटाफट। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्गम होती जा रही है, या फिर विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता है वो दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है, या फिर विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन विलंब होती जा रही है, या फिर विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? अलभ्य होती जा रही है। आंसर कीजिए फटाफट, कौन सा सही है बताइए। आप वेट कर रही हूँ मैं आपका, जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही है। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता है वो दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। दुर्लभ है वो सही बैठ रहा है, यानी जच रहा है। अगला है गुलामी की प्रथा से रिक्त स्थान होकर साहित्यकारों ने अनेक गर्म स्पर्शी कहानियां लिखी।
गुलामी की प्रथा से रिक्त स्थान होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी। पहला आपका ऑप्शन है व्यथित, दूसरा है उत्क्षिप्त, तीसरा है उत्थित और 4 नंबर है आहदित। देखिए, गुलामी की प्रथा से एक एक ऑप्शन उठाइए, वही फंडा है, एक एक ऑप्शन उठाइए, रिक्त स्थान पे रखिए, जो सही लगता है वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, गुलामी की प्रथा से व्यतीत होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी, या फिर गुलामी की प्रथा से उत्क्षिप्त होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी, या फिर गुलामी की प्रथा से उत्थित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी, या फिर गुलामी की प्रथा से आहदित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी। बताइए आंसर। देखिए, गुलामी की दास्ता से व्यथित होकर, क्या होता है, व्यथित होकर यानी कि दुखी होकर, गुलामी की दास्ता से व्यथित होकर दुखी होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी। तो यहाँ पे कौन सा जच रहा है, आपका व्यथित जच रहा है। तो देखिए 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको शब्द शुद्धि वाले वर्ड है वो बता देती हूँ, जो रोज आपको बताती हूँ वही 5-10 वर्ड है वो आपको रिपीट करती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ एक बार दोबारा। ये अच्छे से आपको 40 दिन में आपके बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाने चाहिए, एग्जाम में लगना चाहिए कि अपने क्लास लिए और वही से आ रहे हैं। देखिए, एक शब्द होता है आपका कुमुदिनी। कुमुदिनी शब्द में कु भी छोटा होता है, मुंह भी छोटा होता है, दी भी छोटी होती है और नी क्या होती है, बड़ी होती है। अभिष्ट जो शब्द होता है इसमें भी क्या होता है, बड़ा होता है। विशिष्ट जो शब्द होता है उसमें वी और सी छोटे आते हैं और ठहने आके क्या आता है, ट आता है। उसी प्रकार से गरिष्ठ शब्द होता है उसमें ठ आता है, स्वादिष्ट में भी क्या आता है, ठ आता है। ठीक है, इसके अलावा अभ्यारण्य जो शब्द है उसमें भय है वो आधा ना आके पूरा आता है, अभ्यारण्य। मिष्टान जो शब्द होता है उसमें मिष्टान ट आता है ना कि ठ, मिष्ट प्लस अन्न, मीठा है जो अन्न। इसके अलावा त्योहार शब्द में आती है आपकी एक मात्रा, नुपुर शब्द में, नुपुर शब्द में नु की मात्रा बड़ी आती है, पु आपका छोटा आता है। ठीक है, अगला है आपका उज्जवल शब्द है, वो बहुत बार पूछा जाता है। उज्जवल शब्द में दोनों जय है वो आधे आते हैं और डबल जय आते हैं। उसी प्रकार से प्रोज्वल शब्द है वो उज्जवल शब्द से ही बना होने के कारण उसमें भी जय आपके डबल आते हैं और दोनों क्या आते हैं, आधे आते हैं। यानी कि प्र प्लस उज्जवल संधि की बात करते हैं तो ओ से टूटने के कारण, यानी कि एक मात्रा से टूटने के कारण उसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। देखिए, वर्ड होते हैं, शब्द शुद्धि भी आपकी कुछ हार्ड नहीं है, वो वर्ड है वो आपको सबसे पहले उसको बोलिए, ये फिर उसकी संधि करके देख लीजिए, यदि सही मैच हो रहा है मिलके, यदि वो वर्ड सही बैठ रहा है तो आपका शब्द शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं आज की सीरीज में। आज मैंने फटाफट करवाने की कोशिश करी है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। ये क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, तो जुड़े रहिए। रोज शाम 7 बजे मेरी क्लास आती है। अभी खामोशी से मेहनत कीजिए, गमों की रात है। अभी खामोशी से मेहनत कीजिए, गमों की रात है। धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है, तो लगे रहिए, धज्जियां उड़ानी है इस बार आपको। रोज शाम 7 बजे मेरी आती है हिंदी की क्लास, 8 बजे आपकी आती है करणी सिंह जी राठौर सर की मैथ की क्लास, और 9 बजे आती है आपकी हरीश सर की जो लाइव आती है। तो बने रहिए कैरियर बनाओ टीम के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।